हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि क्या इंडिया और रशियन सैटेलाइट्स टकरा सकती हैं इन स्पेस, क्योंकि रशिया ने ओपनली यहाँ पर क्लेम किया कि रशिया की कैनोपस-V सैटेलाइट और इंडिया की कार्टोसैट-2 सैटेलाइट बिल्कुल टकराने वाली थी। ऑलमोस्ट कोलिशन यहाँ पे होने वाला था, मगर कुछ ही मीटर से दोनों सैटेलाइट्स यहाँ पर बच गई। ना जो यहाँ पर ये कोलिशन है, टक्कर है, किस तरीके से होने वाली थी ये आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये स्पेस है और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स प्लैनेट अर्थ। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अर्थ है और यहाँ पर ये जो दो सैटेलाइट्स है ना, ये आप देख पा रहे होंगे। एक को मैंने नाम दिया है रॉसकॉमॉस और दूसरी है इसरो की सैटेलाइट। तो इस तरीके से दोनों सैटेलाइट्स बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी थी और डर ये था, अकॉर्डिंग टू रशिया, उनको ये डर था कि इसरो की भारी भरकम सैटेलाइट रॉसकॉमॉस की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय ना कर दे और यहाँ पर स्पेस में बहुत सारा मलबा ना फैल जाए। अब ज़्यादातर क्या होता है कि इस इशू को कोई कंट्री पब्लिक करती नहीं है, मगर रॉसकॉमॉस ने ओपनली सोशल मीडिया पर आरोप लगाया इसरो पर और कहा कि आपकी सैटेलाइट डेंजरसली क्लोज आ चुकी थी टू आवर सैटेलाइट। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्विटर हैंडल है ऑफ रॉसकॉमॉस, रशियन स्पेस एजेंसी, और यहाँ पर ये इनकी ट्वीट है, ये रशियन में ट्वीट है। फिर ये इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये कह रहे हैं कि नवंबर 27 को इंडियन सैटेलाइट कार्टोसैट वेइंग ओवर 700 kg डेंजरसली अप्रोच रशियन कैनोपस-V स्पेसक्राफ्ट। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रशियन एंड फॉरेन सैटेलाइट्स वाज 224 मीटर्स। अब इस चीज को लेकर इसरो और यहाँ पर रशियन एजेंसी में एक मतभेद है। यहाँ पर रशिया कह रहा है कि दोनों जो सैटेलाइट थी डेंजरसली क्लोज थी और इंडियन स्पेस एजेंसी ने अपना काम ढंग से नहीं किया, और जो डिस्टेंस था दोनों सैटेलाइट्स के बीच में इट वाज 224 मीटर्स। जबकि इसरो ने यहाँ पर कहा है कि नहीं, रशिया की एजेंसी गलत कह रही है, हमारे हिसाब से जो मिनिमम डिस्टेंस था बिटवीन बोथ सैटेलाइट्स ये था 420 मीटर्स। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने क्या कहा है उसके आगे, और रशिया इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पूछूंगा मैं क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 5 मई 2017 को इसरो ने लॉन्च करी थी एक बहुत ही खास सैटेलाइट, जो इसरो ने डेडिकेट करी थी पूरे सार्क रीजन को। सार्क में आपको बताओगा बहुत से कंट्रीज आते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के लिए थी ये सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शंस हैं यहाँ पर, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। सही उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। और अगर आप यूपीएससी 2021 में एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ या फिर गो टू द ऐप, यहाँ पर क्लिक करो यूपीएससी सीएसई पर, गो टू गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स बहुत इन डिमांड है क्योंकि इस कोर्स में आपको मिलता है एक पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, एक स्टडी प्लानर टू कीप यू मोटिवेटेड, ताकि पूरे साल आप डेडिकेशन के साथ इस कोर्स को फॉलो करें। और सिंस ये कोर्स आज के समय काफ़ी डिमांड में है तो बहुत ही जल्द इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अभी भी यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि 69,500 पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ का। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस इंसिडेंट में दो सैटेलाइट्स इन्वॉल्व थी इनके बारे में जान लो। एक तो है कार्टोसैट-2F, ये इसरो ने लॉन्च करी थी जनवरी 2018 में। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है कार्टोसैट-2F, एक भारी भरकम सैटेलाइट है। इसका टोटल वेट है ओवर 710 kg। और फिर दूसरी जो सैटेलाइट है यह है रशिया की कैनोपस-V। इसे रशिया ने लॉन्च किया था जुलाई 2012 को और इसका वेट रफली आप कह सकते हैं अराउंड 450 kg। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है इसकी फोटो। अब एक और डिटेल यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि आज के समय अंतरिक्ष में कितनी सैटेलाइट्स है। देखो, अगर हम बात करें एक्टिव सैटेलाइट्स की जो आज भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है अर्थ में कहीं ना कहीं, तो उसका नंबर है एज ऑफ नवंबर 2020 2787। बाय द वे, कई सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में हैं जो बस फ्लोट कर रही हैं, वो ऑपरेशनल है नहीं, दे आर डेड सैटेलाइट्स। उनकी संख्या हो सकता है कि 5,500 से भी ऊपर हो। तो ये तो हो गई डेड सैटेलाइट्स। इन सब के अलावा कई सैटेलाइट्स हैं जो टूट चुकी हैं, टकरा चुकी हैं और अब वो स्पेस डिब्री, मलबे की फॉर्म में अंतरिक्ष में फ्लोट कर रही हैं। तो उन पीसेस को अगर हम देखें तो वहां पे आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 80,000 पीसेस। तो अंतरिक्ष भी आज के समय बहुत ही ज्यादा क्राउडेड हो चुका है, जस्ट लाइक प्लैनेट अर्थ। अब जो ये नंबर है यहाँ पर 2787 सैटेलाइट्स का, इसमें से ज्यादातर अधिकतम सैटेलाइट जो आपको मिलेंगी वो है लो अर्थ ऑर्बिट में। आपको पता होगा सैटेलाइट को जो प्लेस करने के दो टाइप के प्राइमरी ऑर्बिट्स होते हैं। एक तो होता है लो अर्थ ऑर्बिट
उसके अलावा धरती के सरफेस से करीब 36 से लेकर 35,000 किलोमीटर की दूरी पे जो ऑर्बिट होता है उसको हम ज्यादातर कहते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। यहाँ पे हम प्लेस करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को, और लो अर्थ ऑर्बिट में हम प्लेस करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, जो धरती को ऑब्जर्व करती हैं, धरती के मैप्स इमेजेस प्रोवाइड करती हैं टू ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ। और अगर हम कंट्रीज के हिसाब से देखें तो ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स हर कंट्री की आपके सामने हैं, और यहाँ पे आप देखोगे यूएसए की हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है चाइना और थर्ड नंबर पे है रशिया। इंडिया के पास जो टोटल सैटेलाइट्स हैं आज के समय ऑपरेशनल, उसका नंबर है रफली 100 के आसपास। नाउ ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में किस डिस्टेंस पे रहेगी उसको लेकर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है, कोई यहाँ पर एक सेट ऑफ गाइडलाइंस नहीं है कि ये आपको फॉलो करना ही करना है। ये काफी हद तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। ज्यादातर ये माना जाता है कि अंतरिक्ष में 1 किलोमीटर इज ए गुड डिस्टेंस। दो सैटेलाइट्स के बीच में अगर 1 किलोमीटर का डिफरेंस है तो ये काफी हद तक सेफ माना जाता है। 224 मीटर्स का जो डिस्टेंस है, अगर जो रशिया क्लेम कर रहा है कि ये डिस्टेंस आ गया था, ये डेफिनेटली काफी स्केरी है। अगर दो सैटेलाइट्स इतनी करीब आ जाए तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि उन दोनों की टक्कर भी यहाँ पर हो जाए। और काफी बार क्या होता है कि जब सैटेलाइट्स इतना पास आने वाली होती है तो जो स्पेस एजेंसीज हैं अपने आप आपस में कम्युनिकेट करके जो सैटेलाइट्स हैं इनमें करती है कुछ मनूवर मतलब कि थोड़ी सी मूवमेंट करती है सैटेलाइट, और उससे इनकी जो दिशा है माइन्यूटली चेंज हो जाती है, ताकि जो डिस्टेंस है दोनों सैटेलाइट्स के बीच में ये थोड़ा बहुत बढ़ जाए और दोनों सैटेलाइट्स सेफ रहें। और इसरो के चेयरमैन ने भी यहाँ पर ये बोला है कि देखिए, हम जो ये दोनों सैटेलाइट्स हैं इनको ट्रैक कर रहे हैं पिछले 4 दिन से। ये स्टेटमेंट है बाय इसरो चीफ के सिवान। इन्होंने ये कहा है कि पहली बात तो रशिया की जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। जो डिस्टेंस है, प्रॉपर डिस्टेंस बोथ द सैटेलाइट्स के बीच में, ये था मिनिमम एट द मोस्ट एक टाइम पर 420 मीटर्स। और हमने ये डिसाइड ये किया था कि अगर दोनों सैटेलाइट्स बिल्कुल 150 मीटर्स की दूरी पे होगी तो हम मैनूवरिंग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और अपनी सैटेलाइट की दिशा यहाँ पर चेंज करेंगे। तो इसरो ने कहा कि वी आर कंप्लीटली इन कंट्रोल। और इसके अलावा हमारे इसरो चीफ ने एक और स्टेटमेंट भी यहाँ पर ऐड करी कि इसी टाइप की सिचुएशन रिसेंटली एक स्पेन की सैटेलाइट के साथ भी आई थी, मगर इस टाइप की जो चीजें होती हैं ये कंट्रीज पब्लिक करती नहीं है। ये इन्होंने बोला है कि दीज थिंग्स आर्ट मेड पब्लिक जनरली। तो यहाँ पे एक तरीके से मैसेज सेंड कर रहे हैं रशियन एजेंसी को कि आपको ये पब्लिक में बोलना नहीं चाहिए, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। क्योंकि आज के समय लोग समझेंगे कि इंडिया रशिया के रिलेशंस क्या खराब हो चुके हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर दूं, इस इंसिडेंट से ये मत सोच लेना कि रोस्कोमॉस और इसरो के रिलेशंस खराब हैं। दोनों स्पेस एजेंसीज आज भी काफी हद तक कोऑपरेट कर रही हैं। और ओवरऑल जियोपॉलिटिकली आप कह सकते हैं कि रशिया के इंटरेस्ट आज के समय चाइना में बढ़ रहे हैं, मगर उस इशू का इस इशू से डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है। दिस इशू इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। मगर बस यहाँ पे ये शो करता है कि रशिया की नर्वसनेस कितनी है इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। और इसके पीछे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है 2009 का सैटेलाइट कोलिशन। लास्ट टाइम जब दो सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में टकराई थी तो वहां पर रशिया का काफी नुकसान हुआ था। क्या हुआ कि यूएस का एक कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट था, इसने रशिया की एक डिफंक्ट सैटेलाइट को सीधा हिट किया, और इसकी वजह से रशिया की बहुत आलोचना हुई थी इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि ये लोग अपनी सैटेलाइट को मैनेज नहीं करते और रशिया काफ़ी हद तक इरिस्पॉन्सिबल है इस इशू को लेकर। और यहाँ पे आप अगर देखें, ये थी यहाँ पर अमेरिकन सैटेलाइट, ये थी रशियन सैटेलाइट, और यहाँ पे जो रशिया का सर्वे है ना, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये रशिया का, ठीक है, ये यहाँ पे रशिया है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कनाडा, ये ग्रीनलैंड है, और बिल्कुल रशिया के ऊपर यहाँ पर जो दोनों सैटेलाइट्स हैं इनकी टक्कर हो गई। कोई मलबा रशिया पे गिरा नहीं, मगर अंतरिक्ष में बहुत मलबा इसका फैल गया, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यहाँ पे इस इवेंट की काफ़ी आलोचना करी थी। तब से लेकर अब तक रशिया एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहता है सैटेलाइट कोलिशन के मामले में। कहीं भी इनको लगता है कि अगर टक्कर हो सकती है तो इमीडिएटली इनका रेड अलर्ट यहाँ पे ऑन हो जाता है। मगर कंक्लूजन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अब इतनी ज़्यादा सैटेलाइट्स हो चुकी है अंतरिक्ष में, ऑलमोस्ट क्राउडेड हो चुका है, और सिचुएशन काफ़ी ख़राब है मलबे की, एक्स्ट्रा सैटेलाइट्स की, डेड सैटेलाइट्स की, कि अब टाइम आ चुका है कि एटलीस्ट जो अगली सैटेलाइट्स हम लॉन्च करेंगे वहाँ पर प्रॉपर तरीके से कंट्रीज मिलकर एक सिस्टम डेवलप करें जिससे सैटेलाइट्स आपस में टकराए ना। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ऑब्वियसली ये जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं वहाँ पे हम यूज़ करेंगे नहीं इसको, ये प्राइमरली होगा फॉर सिविलियन पर्पस सैटेलाइट्स। तो उसके लिए डेफिनेटली आज के समय टाइम आ चुका है कि कंट्रीज एक टाइप का एक ग्रुप बनाएं और इंश्योर करें कि सैटेलाइट्स में मशीन लर्निंग के थ्रू कोलिशन अवॉइडेंस मैकेनिज्म इंस्टॉल्ड हो। और वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कंट्री कंट्रोल कर रही है, वो मैकेनिज्म एक तरीके से सिंक्रोनाइज होना चाहिए, बाकी कंट्रीज से लिंक्ड होना चाहिए, ताकि अपने आप सैटेलाइट्स मैनूवरिंग करनी स्टार्ट कर दे
और कोलिशन का यहाँ पर कोई भी खतरा ना हो। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, सार्क सैटेलाइट। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं आज कुछ ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिया, ऐसे नाम थोड़ी ना कोई याद रखता है। देखिए वैसे यहाँ पे आप अगर करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं थ्रू एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये जो 3 सैटेलाइट्स है ना यहाँ पर, ये तो रिसेंटली इसरो ने लॉन्च करी है। यहाँ पे आप देखोगे EOS-1 लॉन्च हुई है, ये नवंबर 2020 में, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है। फिर उसके अलावा आपको पता होगा कि GSAT-30 भी हमने लॉन्च करी है 2020 में, इसको हमने लॉन्च करवाया है फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस से। और फिर उसके अलावा जो कार्टोसैट है ये 2019 के नवंबर महीने में लॉन्च हुई थी। ये है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। GSAT-30 है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो अब बचा क्या यहाँ पर, GSAT-9। GSAT-9 को लॉन्च किया गया था 2017 में, और ये है सार्क सैटेलाइट। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मतलब कि धरती के सरफेस से 35 से लेकर 36,000 किलोमीटर की दूरी पे आपको यहाँ पर मिलेगी ये सैटेलाइट। और आज के समय ऑलमोस्ट सारी सार्क कंट्रीज इसको यूज कर रही है इन वन वे और दी अदर, एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा था कि सार्क सैटेलाइट पे हमको ट्रस्ट नहीं है, हम यूज करेंगे चाइनीज सैटेलाइट या फिर पाकिस्तानी सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय चाइना। सो इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।